नमस्कार मित्रों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम मापन एवं मूल्यांकन और उपलब्धि परीक्षण जो टॉपिक हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों व अभिवृत्तियों के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों अभिवृत्तियों के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है प्रश्नावली विधि। कौन सी? प्रश्नावली विधि। निरीक्षण विधि से छात्रों की जिन क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है, तो कौन सी क्षमताओं का? व्यवहार क्रियाओं एवं बौद्धिक परिपक्वता की क्षमता का। मूल्यांकन की प्रकृति है उपचारात्मक और निदानात्मक, दोनों। उपचारात्मक और निदानात्मक। निदान मतलब बालक की कमजोरियों की पहचान करना या खोज करना, वो निदान में आएगा। और उन कमजोरियों को दूर करना, उनका उपचार करना उपचारात्मक आएगा। ठीक है, तो दोनों हैं मूल्यांकन की प्रकृति। मूल्यांकन प्रक्रिया है सकारात्मक। किसी परीक्षा में छात्र द्वारा दिए गए उत्तरों को विभिन्न परीक्षकों के द्वारा जांचने पर प्राप्तांकों में कोई अंतर नहीं आता। कोई छात्र परीक्षा दी है उसने, और उसकी जो आंसर शीट है उसको विभिन्न परीक्षकों ने जांचा, फिर भी उसके प्राप्तांक में कोई अंतर नहीं आया, तो ऐसी परीक्षा कहलाएगी क्या? वस्तुनिष्ठ। क्या कहलाएगी? वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मुख्यतः बांटा गया है दोनों में। कौन कौन से? एक तो प्रत्यय स्मरण और एक अभिज्ञान पुनः पहचान। प्रत्यय स्मरण में तो जैसे अपन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो स्मरण करके वापस उसको स्मरण करेंगे, याद करेंगे और आंसर टिक लगाएंगे। लेकिन अभिज्ञान पुनः पहचान में क्या होता है? एक खाली स्थान दे दिया जाता है, उसमें जो आंसर आएगा उसको एक सही ओब्लिक एक गलत। तो मतलब इसमें आंसर नहीं दिया जाता, इसमें आंसर दिए जाते हैं एक सही एक गलत। जो भी इसमें सही होगा वो यहाँ भर दिया जाएगा। तो अभिज्ञान पुनः पहचान ये वाला हो गया, और प्रत्यय स्मरण जो अपन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम देते हैं वो वाला हो गया। तो दोनों में बांटा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। अच्छे प्रश्न पत्र में विशेषता होती है उपयुक्त सभी। कौन कौन सी? व्यापकता होती है, वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता, ये सभी विशेषता होती है अच्छे प्रश्न पत्र की। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया का जो है संबंध होता है। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया का संबंध होता है सीखने के अनुभवों से, शिक्षण उद्देश्य से, मूल्यांकन के साधनों से, उपयुक्त सभी से। सीखने के अनुभवों से, शिक्षण उद्देश्य से, मूल्यांकन के साधनों से। विभेदकारिता का गुण प्रश्न पत्र होने से विभेद होता है। विभेदकारिता का गुण प्रश्न पत्र होने से विभेद होता है औसत छात्रों में, मंदबुद्धि छात्रों में, प्रतिभाशाली छात्रों में। विभेदकारिता का मतलब होता है कि पूरे पाठ्यक्रम में से जो प्रश्न पत्र बनाना और प्रश्नों को जो है सरल, कठिन और अधिक कठिन इस प्रकार से रखना। जब बच्चा इन परीक्षाओं को देगा तो उससे पता चलेगा कि भाई औसत छात्रों, प्रतिभाशाली छात्र कौन सा है, मंदबुद्धि कौन सा है। यदि किसी प्रश्न पत्र का उत्तर सभी छात्रों द्वारा सही दे दिया गया है तो इसका मतलब विभेदकारिता नहीं होता हो। अब अपन ने बात करी है पहले कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चनों का जो है आंसर सभी छात्रों ने सही दे दिया तो विभेदकारिता नहीं हुई। इस वजह से प्रश्न पत्र बनाते समय पूरे पाठ्यक्रम में से एक तो सरल क्वेश्चन, फिर उससे थोड़ा कठिन, उससे थोड़ा कठिन, ऐसे क्वेश्चन रखे जाना चाहिए जिससे औसत छात्रों की, प्रतिभाशाली छात्रों की, मंदबुद्धि छात्रों की जो है पहचान हो सके।
पाठ्य विवरण से क्या अभिप्राय है? पाठ्य विवरण से अभिप्राय क्या है? तो पाठ्य विषय वस्तु। मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या होती है? देखो, मूल्यांकन करने से शिक्षण में सुधार आता है। इससे छात्रों के वर्गीकरण में सहायक है। भाई कौन प्रतिभाशाली है, कौन जो है कमज़ोर है, कौन मंदबुद्धि है ना। तो शिक्षक उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान होता है। शिक्षण जो उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान होता है, भाई कहाँ तक जो है उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, उपयुक्त सभी इसमें आंसर रहेगा। फिर बात करें निबंधात्मक प्रश्न प्रणाली के जो हैं दोष हैं कि इससे क्या होता है कि निबंधात्मक जो प्रश्न प्रणाली है उसका दोष क्या है कि केवल पुस्तकीय व सीमित प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, परीक्षा फल में अविश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता का अभाव व रटने पर बल मिलता है। तो ये उपयुक्त सभी ठीक है। इसमें मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन होता है मात्रात्मक और गुणात्मक, दोनों ही होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिभुज बनता है। मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिभुज की बात करें तो ये जो त्रिभुज है तो ये ब्लूम द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? ब्लूम के द्वारा। तो इसमें उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन ये तीनों शामिल होते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन की दृष्टि से माना गया है इन प्रश्नों को अनिवार्य बुराई। क्या माना गया है? बुराई। लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है, लिखित परीक्षा क्यों ली जाती है? क्योंकि उससे लिखित अभिव्यक्ति व समझ की जांच होती है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली असफल रही है। क्यों रही है असफल? वर्तमान परीक्षा प्रणाली असफल रही है। बालकों की तार्किक क्षमता के मूल्यांकन में असफल रही है, शिक्षण की व्यवहारिक उपयोगिता के मूल्यांकन में और शिक्षण के दौरान प्राप्त जीवन के व्यवहारिक अनुभवों के मूल्यांकन में, सभी में जो है असफल रही है। मूल्यांकन छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है? प्रभावित भी करता है और निर्देशित भी करता है। प्रभावित कैसे करेगा कि किस छात्र को स्वयं लग जाएगा मूल्यांकन के बाद कि अपन इस टॉपिक में या इस विषय में कमज़ोर हैं, तो वो उसको प्रभावित करेगा, उसकी तैयारी करेगा। और शिक्षक को भी मालूम हो जाएगा कि छात्र इस विषय में या इस टॉपिक में कमज़ोर है, तो वो उसको निर्देशित भी करेगा। तो मूल्यांकन छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित भी करता है और निर्देशित भी करता है। मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन का प्रयोजन है। अब देखिए, मूल्यांकन का ये है प्रयोजन कि बालकों में व्यवहारगत परिवर्तनों की दिशा, प्रकृति, स्तर का पता लगाना। ठीक है, यह है इसका प्रयोजन। कमजोरी का पता लगाना तो किस में आएगा? निदानात्मक परीक्षण में। छात्रों की रुचियों, विभिन्नताओं, मनोवृत्तियों तथा आवश्यकताओं के अनुकूल पाठ्य सामग्री के निर्धारण का सिद्धांत है। कौन कौन से हैं? विविधता और लचीलेपन का सिद्धांत। ठीक है, अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत, सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत, उपयुक्त सभी, ये सभी इसमें आंसर रहेगा। नैदानिक परख की आवश्यकता होती है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि नैदानिक परख या निदानात्मक छात्रों की कमजोरी जो है दूर करने के लिए। जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता तो वो कहलाएगी विश्वसनीय। क्या कहलाएगी? विश्वसनीय। बार बार अंकन किया, जांचा, लेकिन कोई अंतर नहीं आता तो परीक्षा कहलाएगी विश्वसनीय। जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमज़ोर है, तो कमजोरियों का पता लगाना सीधी सी बात है निदानात्मक कार्य में आएगा, और उन कमजोरियों को दूर करना तो वो आ जाएगा उपचारात्मक कार्य में।
बात करें मूल्यांकन से संबंधित कथन कौन सा है, देखते हैं। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का साधन है, यह भी ठीक है। और शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से घनिष्ठ संबंध है, यह भी ठीक है। तो उपयुक्त सभी इसमें सही है। अभिवर्तियों में अभिवर्तियाँ और अभिरुचियाँ मनुष्य की जिस क्रिया वृत्ति का उपांग है वो है भावात्मक। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं, देखो ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं। जैसे चयनात्मक, जैसे अपन परीक्षा देते हैं, ये जो अभी ऑनलाइन जो चलती है क्लास है, जैसे मैं अभी प्रश्नों को हल करवा रहा हूँ, तो ये बहुत चयनात्मक हो गए। रिक्त स्थानों की पूर्ति ये भी होती है बहुत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। और सत्य मतलब सभी इसमें आंसर रहेगा। मूल्यांकन के साधन हैं, तो मूल्यांकन कैसे कैसे किया जा सकता है, लिखित परीक्षाओं द्वारा भी, साक्षात्कार और प्रश्नावली, इन तीनों से मूल्यांकन किया जा सकता है। मूल्यांकन की प्रमाणीकृत विधि है, कौन सी है मूल्यांकन की प्रमाणीकृत विधि? बुद्धि परीक्षण। कौन सी है? बुद्धि परीक्षण। बीएस ब्लूम के मतानुसार जो है मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। तो शिक्षण उद्देश्य है, मूल्यांकन के साधन, सीखने के अनुभव से। वो जो त्रिकोण बना है वो ब्लूम द्वारा ही बनाया गया है। मूल्यांकन प्रक्रिया का शिक्षण उद्देश्य है, मूल्यांकन के साधन से, सीखने के अनुभव से। शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है। इसका अंग होता है कौन? त्रिआयामी का मतलब यहाँ होता है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। उपयुक्त सभी ये आ जाएगा इसमें। मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली जो विधियाँ हैं वो कौन कौन सी है? निरीक्षण, साक्षात्कार, पड़ताल सूची, प्रश्नावली। संचय, अभिलेख से सामयिक जांच, उपयुक्त सभी ये सभी आ जाएगी इसमें। नैदानिक परख में मालूम किया जा सकता है, देखो नैदानिक परख में क्या मालूम करेंगे? छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र व उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियाँ, वही कमजोरियों का पता लगाना, जो त्रुटियाँ गलतियाँ कर रहा है उसका पता लगाना, ये सब नैदानिक परख में मालूम किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से जो है किसने प्रस्तुत किया? ब्लूम ने। अभी देखा है अपन ने। मूल्यांकन की प्रक्रिया में किन कार्यों को न करने का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है? तो कौन कौन से कार्य हैं? बालकों को विभिन्न वर्गों में बांटना, जैसे मंद, कमज़ोर, होशियार, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बालकों के बीच तुलना नहीं करना चाहिए, उनके लिए नकारात्मक बयान भी नहीं देना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया में फीडबैक मुहैया कराना क्यों आवश्यक है? देखो मूल्यांकन कर लिया अपन ने, परीक्षा ले ली बच्चे की, तो जो रिपोर्ट कार्ड आएगा तो कहने का मतलब उसको बच्चे को मालूम पड़ना चाहिए कि वो किस विषय में कमज़ोर हैं या किस टॉपिक में कमज़ोर हैं। तो सकारात्मक कार्रवाई है तो ठीक है, विद्यार्थी की बेहतरी के लिए और सीखने के तरीके के लिए। टीचर को भी तो मालूम हो जाएगा उससे कि बच्चा इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में कमज़ोर है, तो हो सकता है वो कोई दूसरी शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए उसको सिखाने का प्रयास करें। सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन जो है किस पक्ष का ध्यान रखा जाता है? केवल निरंतरता का और केवल आवधिक पक्ष का, दोनों का। मूल्यांकन के दो पहलू हैं, एक शैक्षिक है और एक सहशैक्षिक। शैक्षिक पहलुओं का पाठ्यक्रम से संबंध होता है, जबकि सहशैक्षिक का जो होता है वो जीवन कौशल से, मूल्य से और सब पाठ्यचर्या, अभिवर्तियों, इन सभी से होता है। ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के कार्य हैं, क्या कार्य हैं? अध्यापक को प्रभावकारी कार्यनीतियाँ आयोजित करने में सहायता देना, ये ठीक है। विद्यार्थियों
कि यह शिक्षार्थियों की शक्तियों, कमजोरियों और आवश्यकताओं का पता लगाने में सहायक है, ये भी ठीक है। और शिक्षार्थी की प्रगति की सीमा मात्रा को आंकने में भी सहायक होता है मूल्यांकन, यह भी ठीक है। तो इसमें उपयुक्त सभी आंसर रहेगा। किसने उपलब्धि परीक्षण को मानकीकृत और अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत किया? तो किसने किया है मानकीकृत और अमानकीकृत? मानकीकृत तो वो होते हैं जो बोर्ड परीक्षाएं होती है या जो अपन कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं वो मानकीकृत होती है। और अमानकीकृत जो स्कूलों में टेस्ट वगैरह होते हैं, परीक्षाएं होती है, वो होती है शिक्षक द्वारा निर्मित, बात कह सकते हैं अपन। तो इनको वर्गीकृत किसने किया? डगलस और हॉलैंड ने जो है वर्गीकृत किया। देखते हैं व्याख्या। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण वो होते हैं, ये परीक्षण वैध और विश्वसनीय होते हैं। और मानकीकृत जो उपलब्धि परीक्षण स्कूलों में पढ़ाए गए विषयों के बजाय बालक की क्षमताओं और कौशलों का मापन करते हैं। जैसे अपन एग्ज़ाम देंगे रीट का, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण है। जबकि अमानकीकृत की बात करें तो इन परीक्षणों की जो रचना करता है शिक्षक स्वयं करता है। इनका विकास करते समय पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या की स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। ये क्या होते हैं? कम विश्वसनीय होते हैं। उपलब्धि परीक्षण की मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए। कैसे? क्या होनी चाहिए? शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए, ठीक है। पाठ्यक्रम को भी ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए और विद्यार्थियों का वर्गीकरण कराने में सहायक हो, सक्षम हो, यह भी ठीक है। किसी विशिष्ट कौशल या ज्ञान के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को किस प्रकार प्रशिक्षित किया गया है और उसने कितना प्राप्त किया है, इन सब का जो मापन है उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत, भाई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो गई, सिलेबस पूरा करवा दिया, पाठ्यक्रम पूरा हो गया, उसके उपरांत छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जांच है तो जो परीक्षण किया जाता है वो उपलब्धि परीक्षण है। कौन सा है? उपलब्धि परीक्षण है। अब देखो गैरिसन ने क्या कहा है कि उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यताएं या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करता है। भाई जो है विद्यार्थी ने किस सीमा तक ज्ञान को ग्रहण किया, क्या क्या उसमें परिवर्तन हुए। उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है देखते हैं। विद्यार्थियों के योजनाबद्ध शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं या नहीं किए विद्यार्थियों ने। छात्रों की श्रेणियां अर्थात ग्रेडिंग नियत करना और अध्यापक द्वारा कराए गए शिक्षण की प्रभावशीलता का पता लगाना। भाई उपलब्धि परीक्षण से ये भी पता लग जाएगा कि टीचर ने जो है कितनी मेहनत करी है, उसका जो पढ़ाना सार्थक हुआ नहीं हुआ, बच्चे में जो है परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं हुई। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। जैसे उपलब्धि परीक्षण के कुछ अन्य उद्देश्य हैं, बालकों की जो ज्ञान सीमा एवं क्षमताओं का पता लगाना, ठीक है। अध्यापन कुशलता एवं निपुणता का मूल्यांकन, बालक एवं पाठ्यक्रम के बीच समायोजन बनाना, ये ठीक है। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है, देखते हैं कौन सा है। शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना, ये तो चरण है इसका। प्रश्न निर्माण करना, ये भी है। समांकन योजना तैयार करना, ये भी है। लेकिन छात्रों की कमियों के कारण जानकारी प्राप्त करना, ये आपका निदानात्मक परीक्षण में आएगा। निदानात्मक परीक्षण में क्या आता है कि छात्रों की जो कमजोरियां हैं उनका पता लगाएंगे अपन, क्या कठिनाइयाँ हैं उनका पता लगाएंगे, तो वो निदानात्मक परीक्षण में आएगा। उन कठिनाइयों और समस्याओं को, उनको कमियों को जो दूर करने के लिए जो उपचार किया जाएगा वो उपचारात्मक परीक्षण में आ जाएगा। उपलब्धि परीक्षण के निम्न चरण है। शैक्षिक उद्देश्यों को निश्चित करना, अभिकल्प रूपरेखा तैयार करना, प्रश्न लिखना और समांकन योजना बनाना। तो इस प्रकार हमने देखा मापन एवं मूल्यांकन जो टॉपिक है और उपलब्धि परीक्षण जो टॉपिक है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हमने चर्चा करी।
तो दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।